हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य, एक ही मोटो और एक ही उद्देश्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन बट विदाउट एनी फियर। और इस फियर को हम लोग दूर भगाने के लिए करते हैं खूब सारा मेहनत। दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में अभी हम लोग इकोनॉमी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है बैंकिंग इन इंडिया। और ये बैंकिंग का थर्ड वीडियो है एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर द टॉपिक। आप अगर वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस चैनल पर जितने भी रिलेवेंट कंटेंट मिलते हैं यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, वो सारा वीडियो आपके तक डायरेक्ट पहुंच पाए, यानी कि हो सके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला आज का फर्स्ट क्वेश्चन और 37th क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? तो देखिए, मैं आपको पहले इसका ऐसे लेमैन में समझा देता हूँ इसको। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल और कहीं कहीं पर टीयर 3 कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब जिसमें से कि ये टीयर 1 कैपिटल अलग है, टीयर 2 कैपिटल अलग है, टीयर 3 कैपिटल अलग है। टीयर 1 कैपिटल उसको बोलते हैं जो लीस्ट रिस्की, सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है, ठीक है। जैसे कि जो भी आपने रिजर्व्स मेंटेन किए हैं बैंक में, या फिर रिजर्व बैंक जो भी आपने रिजर्व्स मेंटेन किए, जैसे सीआरआर एसएलआर वगैरह मेंटेन किए हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह खरीद करके रखा है किसी भी बैंक के पास, तो जब भी बैंक को रिस्क आएगा तो ये पैसा तुरंत लिक्विड मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है फिर टीयर 2 कैपिटल और टीयर 3 कैपिटल एंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय समिंग बैंक्स टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल्स एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय इट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स, रेशियो नहीं, रिस्क वेटेड एसेट्स। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। टीयर 1 प्लस टीयर 2, कहीं कहीं पर टीयर 3 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, ये हो गया आपका सीएआर। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1 विच इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर देखिए, टीयर 2 कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड एज कोर कैपिटल। कोर कैपिटल टीयर 2 कैपिटल नहीं होता है। कोर कैपिटल होता है टीयर 1 कैपिटल, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट मैंने आपको बताया, या फिर जिसको तुरंत लिक्विड मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है, यानी कोर कैपिटल में आ जाता है आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ठीक है, और आपका रेवेन्यू रिजर्व्स, ये सब आ जाता है आपका रेवेन्यू रिजर्व्स, ये सब आ जाता है आपका इसमें कोर कैपिटल में, लेकिन जिसको बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल, ठीक है। और टीयर 2 कैपिटल में आ जाता है दोस्तों, देखिए ये है ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स। तो अनऑडिटेड जो रेवेन्यू रिजर्व्स रहेगा, अनऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व रहेगा, वो रहेगा आपका टीयर 2 कैपिटल में, ठीक है। आप इकोनॉमी पढ़िएगा अच्छे से। ये टीयर 1 कैपिटल क्या क्या है, टीयर 2 कैपिटल क्या क्या है, टीयर 3 कैपिटल क्या क्या है, और बेसल नॉर्म्स क्या है टीयर 1 कैपिटल के रिगार्डिंग, टीयर 2 कैपिटल के रिगार्डिंग और टीयर 3 कैपिटल के रिगार्डिंग। ये आप कमेंट में अच्छे से मुझे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका दीजिएगा। फिलहाल ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर है रॉन्ग, ठीक है। तो 37th का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 ए ओनली। कोर कैपिटल इज टीयर 1 कैपिटल, जस्ट रिमेंबर दैट। तो कोर कैपिटल देख लीजिए दोस्तों, ये जो टीयर 1 कैपिटल है इसको कोर कैपिटल भी बोलते हैं। इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, फिर रेवेन्यू रिजर्व्स, ऑडिटेड रेवेन्यू रिजर्व्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। फिर देखिए टीयर 2 कैपिटल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, अनऑडिटेड रिजर्व्स, अनऑडिटेड रिटेन्ड अर्निंग्स एंड जनरल लॉस रिजर्व्स। ये सब लॉस रिजर्व आता है जो एनपीए वगैरह अकाउंट में जो मेंटेन किया जाता है, उसको टीयर 2 कैपिटल में वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Which of the following statements are correct about the central bank digital currency CBDC? अभी हाल फिलहाल आरबीआई इसको लॉन्च करने जा रही है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो सीबीडीसी क्या है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक किया हुआ, मतलब सेंट्रल बैंक जैसे आपके नॉर्मल करेंसी को बैकिंग देती है, उसी तरीके से बैकिंग दिया हुआ ये डिजिटल करेंसी होगा। मतलब ये होगा एक तरीके से ई रूपी ही है। जैसे 1 रुपये आपके पास 10 रुपये 100 रुपये का वैल्यू है, सेम वैल्यू का आपके पास रूपी होगा, बट इट विल बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट विल बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। इसको बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं और जनरली इसको आप वॉलेट वगैरह में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इट इनेबल्स टाइमली ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
तो एक बात तो सच है कि जो डिजिटल करेंसी रहेगी ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के टाइमली ट्रांजेक्शन, मतलब उसके इफेक्टिव और टाइमली ट्रांजेक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो और इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई थी। देखिए ये एक रिपोर्ट आई थी सीबीडीसी के ऊपर, एक रिपोर्ट बनाया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कि सीबीडीसी का क्या क्या बेनिफिट या लॉस हो सकता है। तो उसमें ये बोला गया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके मॉनेटरी पॉलिसी के टाइमली ट्रांजेक्शन में ये हेल्प करेगी। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, इट कैन बी अ सेफर सब्सटीट्यूट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। देखिए बैंक में आप डिपॉजिट रखिए या फिर वही पैसा आप अपने मोबाइल में रखिए, ठीक है, वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये बैंक डिपॉजिट का के जगह पर क्या हो गया, एक सेफर अल्टरनेटिव हो गया आपके पास। ठीक है, एक सेफ अल्टरनेटिव हो गया, आप इसको जब चाहें तो यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बैंक वाला जो पैसा है आजकल ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये रिस्की है, लेकिन बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड वगैरह हो सकता है इसके साथ। ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, तो वो सब चीज़ नहीं होगा आपके पास, वो आपके मोबाइल में वॉलेट में पड़ा हुआ है। अब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हो सकता है, तो खैर ये सब अलग बात है, लेकिन यस इट विल बी अ सेफर सब्सटीट्यूट ऑफ बैंक डिपॉजिट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, इट कैन इंक्रीज डिपॉजिट एंड रिटेल। ये तीसरा देखिए, इन डिस्ट्रेस सिचुएशन इट हेल्प्स टू रिड्यूस बैंक रन्स। देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा देखिए डिस्ट्रेस सिचुएशन में ये बैंक रन मैंने आपको कल बताया था कि जब बहुत सारे लोग जो है बैंक जाकर के अपना पैसा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं बैंक रन। तो इसी कंडीशन में बैंक क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। अब सोचिए बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए एक तरफ आपको बैंक जाने की जरूरत है। ठीक है, नॉन डिजिटल करेंसी के लिए, नॉन डिजिटल करेंसी निकालने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ेगी, और डिजिटल करेंसी निकालने के लिए तो आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसे ही मोबाइल से बैठे बैठे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों डिजिटल करेंसी के केस में ये बैंक रन और आसान हो जाएगा, यानी बैंक का कोलैप्स को ये और आसान कर देगा। यानी डिस्ट्रेस सिचुएशन में ये बैंक रन्स को रिड्यूस नहीं करेगा, और ज़्यादा बैंक रन के चांसेस को बढ़ा देगा। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है गलत। चौथा देखिए, इट कैन इंक्रीज डिपॉजिट एंड रिटेल लेंडिंग रेट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अब जो पैसा है उसको रखने के दो ऑप्शन हो गए आपके पास, एक तो आप बैंक में भी रख सकते हैं और दूसरा आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, यानी डिजिटल करेंसी भी रख सकते हैं। अब चूंकि आप बैंक में पैसा रखना कम, दो ऑप्शन है, तो कुछ पैसा ही आप बैंक में रखेंगे और कुछ पैसा इधर रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो बैंक वाले चाहेंगे ना कि आप बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा मेंटेन करके रखो, तो इसके लिए वो फिर क्या करेंगे, आपको अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट देंगे, तभी तो आप बैंक में जाकर के पैसे को रखेंगे। अदरवाइज आप उसको क्यों ना डिजिटल फॉर्म में अपने पास ही रखेंगे। तो इस कारण से क्या कर सकता है, रिटेल लेंडिंग रेट्स को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिफ्थ देखिए, इट इज सेफर देन प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पेमेंट स्ट्रक्चर। तो यस आखिर सेफ है, इसीलिए इसको लाने की कोशिश की जा रही है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 4 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी नए टाइप के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं NEFT और RTGS के बारे में, और आप यहाँ पर लिख लीजिए NEFT, RTGS और IMPS। यहीं पे इसका अर्थ पूरा समझ लेंगे ताकि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो मिनिमम ट्रांसफ़र जो है NEFT में होता है 1 रुपीज़ का, 1 रुपीज़। मिनिमम ट्रांसफ़र RTGS में 2 लाख, ये मिनिमम है। ठीक है, और मिनिमम ट्रांजेक्शन IMPS में होता है 1 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का। तो 1 रुपया, 2 लाख, 1 रुपया, ये मिनिमम है। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। IMPS में मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख मैक्सिमम। ठीक है, फिर देखिए NEFT जो है आवरली सेटलमेंट होगा, आवरली सेटलमेंट। ठीक है, यानी एक घंटे में जितने लोग NEFT के लिए अप्लाई किए, तो 1 घंटे मान लीजिए 3 बजे एक NEFT किया जाएगा। फिर 3 बजे से 4 बजे के बीच में जितने भी लोग NEFT कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन फिर 4 बजे होगा। फिर 4 से 5 के बीच में जितने भी लोग NEFT कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन 5 बजे होगा। मतलब समझ रहे हैं, आवरली इसका ट्रांजेक्शन होगा, बैच बना करके। और RTGS में होगा इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। IMPS में ट्रांजेक्शन होगा इंस्टेंट, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी, ये घर NEFT आप जो है बैंकिंग आवर्स में भी कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग आवर्स में भी कर सकते हैं। यानी ये सालों भर 24/7 × 365 × 24/7 ये होगा, और ये सिर्फ बैंकिंग आवर्स में होगा। RTGS सिर्फ बैंकिंग आवर्स में होगा।
ठीक है। IMPS भी ये मोबाइल से आप कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा 365 डेज इंटू 24/7, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो है बैंक, इसमें तीनों के केसेस में बैंक डिसाइड करेगा कि कितना चार्ज काटना है, ठीक है। तो ये आप समझ लिए। अब यहाँ देखिए, द एनईएफटी मोड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर ऑफ स्मॉलर वैल्यू, व्हाइल आरटीजीएस इज यूज्ड इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। देख लीजिए, एनईएफटी का जो मिनिमम लिमिट है 1 रुपये है और आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट ही 2 लाख रुपए है। तो सही बात है कि आरटीजीएस हायर ट्रांजैक्शन के लिए होगा, एनईएफटी लोअर ट्रांजैक्शन के लिए होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, द आरटीजीएस मेथड डज नॉट हैव ए मिनिमम ट्रांसफर लिमिट, ठीक है, सीलिंग ओवर द अमाउंट, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए इनकरेक्ट है, मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है ना आरटीजीएस पे, मिनिमम है 2 लाख। तीसरा देखिए, इन एनईएफटी द सेटलमेंट ऑफ फंड हैपेंस इन रियल टाइम। एनईएफटी में रियल टाइम नहीं हो रहा है, आरटीजीएस में रियल टाइम हो रहा है, एनईएफटी में आवरली हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा भी क्या है आपका गलत है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आप मार्क कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 ओनली। और इस चार्ट को दोस्तों जो है ना, एकदम इस चार्ट को चाट जाइए, ठीक है, एकदम मोबाइल स्क्रीन मत चाटिएगा, इस चार्ट को चाट जाइएगा। एनीवेज, तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। एक क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि एक फॉर्मूला वाइज देखिएगा तो इसको बोलते हैं M3/M0 या फिर M1, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले मनी सप्लाई समझना होगा, तो जिसमें से क्या है, M0 है आपका रिजर्व मनी जिसको बोलते हैं, M1 M2 जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो मनी, M3 M4 जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। जैसे जैसे M1 से M4 की तरफ जा रहे हैं, इसका लिक्विडिटी डिक्रीज करेगा, ये बात समझ लीजिएगा। M0 M1 M2 बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड मनी सप्लाई है, M3 और M4 जो है वो थोड़ा लेस लिक्विड मनी सप्लाई है। अब देखिए, आपको इसके अंदर ये भी याद रखना है कि M0 के अंदर क्या क्या आता है, M1 के अंदर क्या क्या आता है, M2 के अंदर क्या क्या आता है, M3 M4 के अंदर क्या क्या आता है। तो ये आपको इसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। अब समझते हैं हम लोग, यहाँ स्टेटमेंट्स देखते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज द मैक्सिमम लिमिट टू विच मनी सप्लाई कैन बी अफेक्टेड बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्या बोला है, ये होता है M3/M0। तो ये M0 हो गया आपका एक तरीके से M0 या फिर M1, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है आपका कुछ डिपॉजिट्स, तो इसको चेंज करके अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट्स में चेंज करके मनी सप्लाई में, यानी M3 में जो क्या बोलते हैं चेंज किया जाएगा, यानी इस रेशियो को हम लोग बोल रहे हैं मनी मल्टीप्लायर। तो ये बात बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, पहले से दूसरा देखिए, देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी मल्टीप्लायर एंड द लीगल रिजर्व रेशियो। इट मीन्स दैट इफ रिजर्व रेशियो इज हायर देन द मनी मल्टीप्लायर विल ऑल्सो बी हायर, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर रिजर्व आप ज़्यादा रखते हैं, यानी बैंक जो है RBI जो है वो बैंक को बोलता है कि आप अपने NDTL का एक ज़्यादा अमाउंट जो है उसको रिजर्व के तौर पर रखना है, तो ये पैसा तो लॉक हो गया, ये पैसा लॉक हो गया, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो रिजर्व अगर ज़्यादा है तो मनी मल्टीप्लाई कम हो रहा है, समझ रहे बात को। तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इफ देर इज हाई रिजर्व देन मनी मल्टीप्लायर इज लेस। तो 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट। 40 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, यहाँ मनी सप्लाई के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई थी, शायद वो यहाँ काम आ जाए। देखिए, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। तो ये मनी सप्लाई का एकदम जो है क्लास बुक क्या बोलते हैं उसको, क्लासरूम डेफिनेशन दिया गया है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक at a particular point of time is called money supply. So this statement is actually correct. दूसरा देखिए, M1 and M2 are known as narrow money whereas M3 and M4 are known as broad money. मैंने आपको ऊपर बताया, M0 हो गया रिजर्व मनी, M1 and M2 नैरो मनी, M3 and M4 ब्रॉड मनी। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखिए,
M4 इज मोस्ट लिक्विड एंड इजिएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन्स, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे M0 से M4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो लिक्विडिटी घट रही है, तो M4 लीस्ट लिक्विड हुआ और M0 और M1 हाईएस्ट लिक्विड मनी हो गया, ठीक है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। दोस्तों ये काम आपका है कि M0, M1, M2, M3, M4 के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, द पेमेंट बैंक्स आर रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एंड लाइसेंस्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है। इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कंपनी एक्ट 2013 के तहत, और इनको जो बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत मिलता है। और इसका कुछ ये है कि पेड अप कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़, 100 करोड़ का होना चाहिए पेड अप कैपिटल, और बाकी और भी बहुत सारा चीज़ है तो वो आप देख लीजिएगा। खैर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, दे कांट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। तो जो पेमेंट बैंक्स हैं ये दोस्तों बहुत ही बेसिक जो पेमेंट फंक्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन जिसमें से कि लोन्स ये लोग नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लोन ये लोग नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट लोन नहीं दे सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी क्या किया जा रहा है, एक तरीके से लोन ही निकाला जा सकता है। एंड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द NRI। देखिए बाहर से उसका काम कर सकते हैं, ये रेमिटांस का काम कर सकते हैं एक्सेप्ट करने का, ठीक है, लेकिन NRI डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। NRI डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। रेमिटांस जो वहाँ से आया और यहाँ मतलब विदेश से आया और यहाँ के लोगों के अकाउंट में चला गया, यानी वो पैसा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। NRI डिपॉजिट का मतलब क्या है कि बाहर से पैसा आया यहाँ अकाउंट में रखा हुआ है और वो बाद में फिर इसको डिमांड भी कर सकता है सेम करेंसी में, जैसे डॉलर वगैरह में ही डिमांड कर सकता है, तो ये काम ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देख लीजिए, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पेमेंट्स बैंक टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तीसरा बिल्कुल गलत है। जो पेमेंट्स बैंक हैं उनको भी कैश रिजर्व रेशियो CRR मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। फिर आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी जो नॉर्म्स है वो सभी उनको नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो का जो है इनको फॉलो करना जरूरी है। तो थर्ड इनकरेक्ट है और 1 और 2 करेक्ट है दोस्तों। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए, दे आर established as public limited companies under the Companies Act 2013. They can provide basic banking services of acceptance of deposits and lending, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखें कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ये लोग कर सकते हैं, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और लेंडिंग भी कर सकते हैं, जो कि पेमेंट बैंक्स नहीं कर पा रहे थे, लोन नहीं दे रहे थे पेमेंट बैंक, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट करेंगे ही, साथ के साथ लोन भी दे सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो NBFC है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, ये सब अप्लाई करके स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। तीसरा देखिए, फॉरेन शेयर होल्डिंग विल नॉट बी अप्लाइड इन दीज बैंक्स एज पर द रूल्स ऑफ FDI इन प्राइवेट बैंक। से तीसरा गलत है, फॉरेन शेयर होल्डिंग इसमें अलाउड है, FDI इसमें एज पर द रूल्स अलाउड है दोस्तों। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A, यानी कि 1 एंड 2 ओनली। आइए, ये एक टर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मैंने आपको बताया था 2 टाइप का मार्केट होता है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का जो टेन्योर है वो 1 ईयर से लेस है, कैपिटल मार्केट का टेन्योर ये लेस है 1 ईयर से, ये 1 ईयर से अधिक है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक टाइप का मनी मार्केट है, पहले बात तो ये समझ लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक टाइप का है मनी मार्केट, जिसको इशू किया जाता है मेनली बैंक्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। सिंपल सी बात है कि अगर बैंक को पैसा चाहिए
तो बैंक क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसने भी खरीदा वो खरीदने के लिए पैसा यहाँ बैंक को दे दिया, और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 साल के अंदर अंदर ये वापस बैंक को दे सकता है और वो पैसा वापस यहाँ से बैंक से निकाल सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस पैसे के साथ कुछ तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इट इज इशूड बाय द बैंक्स। तो ये देख लीजिए, एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर्ड बाय द ये है बैंक है। इट इज ए प्रोमिसरी नोट इशूड बाय आरबीआई टू आरबीआई नहीं, द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल, इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक्स यस, एंड स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यस, विच आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। बिल्कुल, मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर किसी एक पार्टी ने खरीदा है, अब उसका 90 डेज या 180 डेज के बाद वो बैंक से जाकर के अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करके पैसा ले सकता है, लेकिन बीच में उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी और पार्टी को दे देगा और उससे पैसे ले लेगा तब तक, ठीक है। बाद में ये पार्टी बैंक से जाकर के पैसा ले लेगा। तो यस, सी इज एक्चुअली ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो 44th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए 45th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ऐसा जो भी इंडेक्स है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इशू कौन करता है या इसको कौन पब्लिश करता है। खैर, तो इट इज ए कंपोजिट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यस दिस इज राइट, अक्रॉस द कंट्री, यस दिस इज राइट, पब्लिश्ड एनुअल बाय द नीति आयोग, नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज पब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि नीति आयोग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है दोस्तों, वो इंडिया में इस बात का पता लगाता है कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। और इसका याद रखें कि इसका कोई भी बेस ईयर नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का बेस ईयर है 2017-18 ऐसा कुछ, तो आपको वहां बोल देना कि ये सीधा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द इंडेक्स कॉम्प्राइजेस 3 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। 3 पैरामीटर्स पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये जज करता है कि फाइनेंशियल जो भी सर्विसेज है उसका एक्सेस कैसा है, प्लस उसको यूज कितना किया जा रहा है और किस क्वालिटी का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यस, तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। याद रखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय आरबीआई, नो बेस ईयर, नो बेस ईयर, ये 2017-18 नहीं, ऐसे में बता रहा है कि ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो 45th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आई 46th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डील्स विथ विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स उसको बोलते हैं जिसने बैंक से लोन लिया, पैसा वो चुका सकता लेकिन नहीं चुकाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोन लिया ही इसीलिए है कि वो पैसा लेकर के कहीं भाग जाए या फिर किसी तरीके से कंपनी को अपना डुबा दे, ठीक है, लॉस दिखा करके, और जो है पैसा उसको चुकाने की इच्छा ही नहीं थी। इसमें हमारे विजय माल्या जी इसमें एकदम फेमस हमारे विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। खैर, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो आइए, तो विलफुल डिफॉल्टर्स से डील करने के लिए कौन कौन सा लॉज है। तो पहला देखिए, बोल रहा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। यस, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के कुछ प्रोविजंस के तहत ये जो विजय माल्या जैसे लोग हैं उनके लिए आपका प्रोविजन है इसमें। फिर देखिए कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, इसमें भी कुछ प्रोविजंस है दोस्तों विलफुल डिफॉल्टर से डील करने के लिए। फिर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017, इसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं टू डील विद द विलफुल डिफॉल्टर्स, जानबूझ करके जो पैसा नहीं देना चाहते हैं उनके लिए। तो 46th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। इसके अलावा और भी एक्ट है जैसे सरफाइसी एक्ट है, फिर आईबीसी कोड है, वो सब में के कुछ ना कुछ प्रोविजंस इसमें आ जाएंगे। एक टर्म है दोस्तों शैडो बैंकिंग, इसके बारे में समझ लीजिए। शैडो बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाय नॉन बैंक्स, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एनबीएफसीज हैं उनका कुछ काम तो है, उनका कुछ काम है लीगल और रेगुलेटेड, और अगर वो जो उनके रेगुलेशन में नहीं प्रोवाइड किया गया है अगर वो भी काम कर रहे हैं, यानी बैंकिंग का काम उनको नहीं प्रोवाइड किया गया है फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा शैडो बैंकिंग। इसके अलावा और भी है जैसे हवाला वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं शैडो बैंकिंग के अंदर, ठीक है, कि वो बैंक ना होते हुए भी बैंकिंग का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे शैडो बैंकिंग। तो इसके बारे में देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट्स पढ़िए। टाइप ऑफ डायरेक्ट बैंकिंग दैट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, ये गलत है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर विच आइसोलेट्स लिक्विड एंड हाई, ये गलत है।
सी देखिए, अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब बैंक लाइक एक्टिविटीज, यस, मेनली लेंडिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर, बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर से बाहर जो बैंकिंग टाइप की एक्टिविटीज हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं शैडो बैंकिंग। तो इसको मन में बिठा लीजिए, शैडो बैंकिंग इज अ बैंकिंग लाइक एक्टिविटीज विच इज हैपनिंग which is not happening in the banking sector, which is happening outside the banking sector. तो 47th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, यहाँ पर 4 इवेंट्स हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, फॉर्मेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी 2, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, और इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो इसका सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ है आपका ईयर 1949 में। जैसे देश आज़ाद हुआ तो 1-2 साल के अंदर में आपका आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया है। नरसिम्हन कमेटी 2 फॉर्म हुई थी, 1 जो थी वो आपकी वही 1991 या 92 में हुई थी, और जो 2 थी ये फॉर्म हुई थी 1998 में। जो नाबार्ड है दोस्तों ये फॉर्म हुआ है, इसको 1982 में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। और जो 14 बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था 1969 1917 में, 1969 1917 ऐसे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका पहला नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा नंबर, फिर ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, और ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क द राइट आंसर। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इसलिए आपको इसका ईयर याद रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो पहला देखिए, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इट्स 100% इक्विटी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या ऐसा सोच सकते हैं, थोड़ा मन में सोचिए कि इंडिया पे पोस्ट पेमेंट्स बैंक होगा तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट या उससे रिलेटेड मिनिस्ट्रीज के अंदर होगा, ऐसा एक बार सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं होगा दोस्तों, ये आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए पहला स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। पोस्ट पेमेंट्स बैंक है तो आप सोचिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आएगा, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द फिनक्लूवेशन will be a permanent platform of IPPB, India Post Payments Bank, which is a joint initiative to collaborate with the fintech startup community to co-create and innovate solutions for financial inclusion। देखिए, फिनक्लूवेशन को आप तोड़िए, इसमें फिन मतलब हो गया फाइनेंशियल, फिर क्लू जो है वो इंक्लूजन से आता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेन प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा IPPB का, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है कोलैबोरेट करेगा विद द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिनक्लूवेशन याद रखिए, फिनक्लूवेशन इज ए परमानेंट प्लेटफॉर्म ऑफ IPPB, फिनक्लूवेशन प्लेटफॉर्म ऑफ IPPB, इसको याद कर लीजिए। तो 49 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर B, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो पहला देखिए, द लोन्स ऑन विच इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days फ्रॉम द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वार्टर इज कॉल्ड NPA। बिल्कुल, NPA का मतलब है कि 90 days तक कोई भी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया गया तो उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा NPA में। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप एग्रीकल्चर, अच्छा देखिए, जो एग्री लोन्स होता है उसमें अलग कहानी है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है तो इसके लिए 2 सीजन क्रॉपिंग का सीजन होता है। तो 2 क्रॉपिंग सीजन तक आपने अगर पैसा नहीं लौटाया या इंटरेस्ट नहीं लौटाया, या फिर लॉन्ग टर्म क्रॉप्स है, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स है तो 1 सीजन तक अगर आपने इंटरेस्ट या पैसा कुछ नहीं लौटाया तो उसको कर दिया जाएगा NPA में। तो ये क्या बोला? फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप इफ द लोन इंस्टॉलमेंट इज नॉट पेड फॉर 180 days। यहाँ 180 days का कोई कहानी नहीं दोस्तों। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स 2 सीजन, लॉन्ग टर्म क्रॉप 1 सीजन, ऐसे आप याद रखिए। शॉर्ट टर्म क्रॉप 2 सीजन, लॉन्ग टर्म क्रॉप 1 सीजन, नॉर्मल लोन 90 days,
ठीक है। नॉर्मल लोन 90 डेज, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स 2 सीजन, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स 1 सीजन। अगर यहाँ तक आप इंटरेस्ट या लोन नहीं पे करते हैं तो वो चला जाएगा एनपीए के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, द सरफाइसी एक्ट 2002 हैज प्रोविजंस फॉर द बैंक्स टू टेक लीगल रिकोर्स टू रिकवर देयर ड्यूज। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कोई लोन नहीं चुकाता है तो सरफाइसी एक्ट के तहत उसका जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बैंक्स जो है जब्त कर सकते हैं, उसको बेच बाच करके अपना पैसा निकाल सकती है। तो खैर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, ये एक टर्म है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। कल मैंने आपको बताया था एलसीआर के बारे में। एलसीआर आप कमेंट में करके बताइए तो क्या है, कल ही मैं आपको बताया था। खैर यहाँ पर है पीसीआर। पीसीआर के बारे में मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जो भी पैसा आप जो बैंक जो है वो दे रही है, ठीक है, बैंक लोन देगी जितने भी, ठीक है, तो इस लोन में से कुछ पैसा क्या हो सकता है? लॉस में चला जा सकता है या बैड डेट्स बन सकता है। तो उस बैड डेट्स को कवर करने के लिए, ठीक है, पूरा लॉस तो नहीं कवर किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक जो है उसे बैंक को बचाने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जितना आप लोन देते हैं तो उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है एज ए रिजर्व। तो इसी को बोला जा रहा है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। तो इस देख लीजिए, द प्रोपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स, ये गलत है। द परसेंटेज ऑफ फंड्स दैट बैंक सेट्स असाइड फॉर लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स, बिल्कुल यही है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, ठीक है। तो 51 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। याद रख लीजिए, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ फंड्स दैट ए बैंक सेट्स असाइड, बैंक किनारे रख देता है वो पैसा, फॉर लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स। अगर बुरे लोन से जो भी लॉस होगा तो उसको उसका कुछ परसेंटेज कवर करने के लिए ये पैसा साइड में मेंटेन किया जाता है पहले से ही, ठीक है। तो ये है 51 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है? देखिए, द करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू दैट होल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स। तो देखिए, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब हुआ करेंसी विथ पब्लिक डिवाइडेड बाय बैंक डिपॉजिट्स, डिवाइडेड बाय बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है तो 2,000 रुपये मान लीजिए आपके हाथ में है और 8,000 रुपये आपने बैंक में रखे हैं, तो ये हो गया आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो 2,000 बटा 8,000। मेरी बात समझ गया? तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, करेंसी डिपॉजिट रेशियो होल्ड्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप विद द मनी सप्लाई। डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट रिलेशन करता है मनी सप्लाई के साथ, क्योंकि देखिए जितना पैसा आपके हाथ में रहेगा, जितना पैसा आपका बैंक हाथ में रहेगा, उतना ही ये मनी सप्लाई को क्या करेगा? घटाएगा। क्योंकि बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा, जितना ज़्यादा बैंक के पास पैसा रहेगा, बैंक उस पैसे को क्या कर सकते हैं? सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प इन मनी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो खैर यहाँ देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरा इज इनकरेक्ट। तो CDR होल्ड्स है इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन विद द मनी सप्लाई। CDR होल्ड्स इनवर्स रिलेशन विद द मनी सप्लाई। इसको याद रख लीजिए आप, CDR इनवर्स रिलेशन, ये हो जाएगा 1 बटा मनी सप्लाई, ठीक है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए 53rd क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो फियाट मनी इज करेंसी दैट इज बैक्ड बाय ए फिजिकल कमोडिटी, गलत है। फियाट मनी इज ए करेंसी दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। जिसको फिजिकल कमोडिटी के द्वारा बैक किया जाता है उसको हम लोग कमोडिटी मनी ही बोल देते हैं उसको, तो ठीक है, उसको कमोडिटी मनी ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, लीगल टेंडर इज मनी दैट इज लीगली वैलिड फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर दैट पर्पस व्हेन ऑफर्ड। लीगल टेंडर का मतलब यह है जिसको लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, तो इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, डेट चुकाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी को कर्ज देने के लिए, सब कुछ किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली।
ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन फिनिश होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर CSC विथ आनंद मोहन, इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को और UPSC एस्पिरेंट्स के साथ आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट्स डायरेक्टली हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।